बाजार में कल के मुकाबले देखें या कल से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं बदला है। कल भी बाजार में गिरावट थी, आज भी गिरावट है। इनफैक्ट बाजार में जितनी गिरावट कल थी उससे ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो आप समझ ही गए होंगे दूसरा दिन लगातार है जब बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं और किसी तरह से 25,400 का लेवल निफ्टी पे बच जाए, इसी की कोशिश में बाजार किसी न किसी तरह से लगा हुआ है। क्या ये बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब, प्राइमरी मार्केट में एक्शन किस तरह का बन रहा है और इस बाजार में, गिरते बाजार में कौन से स्टॉक्स है जहां पे निवेश के मौके बन रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले माफ़ी कि थोड़ा विलंब से आज कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन आपके सवालों के जवाब और आप जो भी हमसे जानना चाहते हैं वो आपके सामने ज़रूर हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले बाजार देखिए, आज आप देखेंगे तो दूसरा दिन है लगातार जब बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं। 150 अंकों से ज़्यादा, इनफैक्ट 165 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको फिलहाल निफ्टी में नजर आएगी। 25,418 का लेवल है और आज का लो अगर आप देखेंगे ना तो वो है 25,405 का, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। और अभी भी देखिए 25,405 का ही लो है। तो जैसे तैसे 25,400 का जो लेवल है उसको निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन लगातार दूसरा दिन है जब हम गिरे हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो आउट परफॉर्मेंस मतलब ये नहीं कि हरे निशान में है, जितना सेंसेक्स निफ्टी गिरे हैं उसके मुकाबले कम गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आज हम देखें तो 59,650 का जो लेवल है वो इंटरडे में बैंक निफ्टी भी तोड़ चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर ज़्यादा है, जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं ना उनमें गिरावट ज़्यादा या प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे हैं। वो 0.25 से 2% तक की गिरावट आप देखिए दोनों इंडेक्सेस में, चाहे मिड कैप इंडेक्स की बात करें चाहे आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो छोटे मझोलों की पिटाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर कोई चल रहा है एसेट क्लास तो वो है चांदी और सोना। चांदी में आप देखेंगे आज भी नया रिकॉर्ड हाई लगा है, तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर आप देखेंगे तो आज फिर से 5% तक दौड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सिल्वर का प्ले है, सिल्वर उत्पादन वाली कंपनी है ये, उसी का फायदा इसको मिलता हुआ दिख रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। शेयर में लगातार 10वां दिन है जब हम गिरावट देख रहे हैं। इस पे और आगे डिटेल से भी बातचीत करेंगे, लेकिन बाजार के ऊपर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, कोलकाता से पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। तो सर ये जो बाजार में गिरावट है या फिर नर्वसनेस है या फिर दबाव है बिकवाली का, और कितना चलने वाला है? देखिए, जिस तरीके से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू है और एफआईआई की तरफ से लगातार एक सेलिंग प्रेशर एंड बहुत टाइम बाद आज 25,450 का लेवल ब्रेक हुआ है। एंड मुझे लगता है कि सर करेंट जोन से मैं कोई सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टू हो बी नहीं वेरी रहा है, मिल ऑनेस्ट। नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 25,050, 25,100, अगर आज का ये कंफर्मेशन हो जाता है कि 25,450 इसके नीचे क्लोजिंग, मतलब अब मान लीजिए लास्ट इतने दिनों से, मतलब लास्ट 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1-2 महीने से बाजार एटलीस्ट होल्ड कर रहा था 25,500 को, 25,600 को। लेकिन बहुत टाइम बाद आज ये जो ब्रेकडाउन आया है, कहीं ना कहीं अगर आज मार्केट बंद होते होते अगेन 25,500 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तो फिर मुझे लगता है कि अगेन सर 25,050 जाने के लिए निफ्टी रेडी हो रहा है। जी। ओके, मतलब 25,450 में एक और ब्रेक है क्लोजिंग के लिहाज से। 25,450 का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन बाजार को अभी ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट 25,500 यानी अबव एक बार क्लोजिंग चाहिए होगा। जब तक अगर क्लोजिंग नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि व्यू वीकनेस ही ज्यादा रहेगा और ज्यादा हर एक बाउंस पे हमें शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि व्यू अभी पॉजिटिव मैं बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चार्ट बहुत ही खराब हो चुका है। इनफैक्ट लास्ट टाइम का जो उस दिन का लो था ऑलमोस्ट 25,460, जिस तरीके से आज का न्यू लो लगा है 25,405 के आसपास, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो सकता है अंटिल द रीच अगेन 25,500। नहीं नहीं, मैं तेज़ी के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं तो नीचे की तरफ ही बात कर रहा था कि अगर 24,450 के नीचे हम बंद हो गए तो फिर तो ब्रेकडाउन है नया, फिर 25,100 ही है सीधा। जी 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 जी। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो जल्दी से वो स्टॉक्स दिखाइए जो कि आज गेनर लूजर्स की सूची में आपको नजर आएंगे, जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को और नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे ना तो आज कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको वो हरा निशान के साथ कारोबार दिखेगा। उसमें डॉक्टर रेड्डी से 1.5% ऊपर है, 1/4 से आधा % के आसपास के गेंस आपको। 3 प्राइवेट बैंक्स हैं, आप इंटरेस्टिंगली देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, जिस वजह से हमने जैसे शुरुआत में कहा भी कि आज बैंक निफ्टी की ओर से आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के 50 में से आप देखेंगे तो केवल 8 शेयर ऊपर है, उसमें से 3 जो नाम हैं वो
प्राइवेट बैंक्स हैं, इसमें एसबीआई भी शामिल है। तो बैंकों ने कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट किया हुआ है, जिस वजह से आप देख रहे इतनी गिरावट नहीं है, वरना तो दबाव इतना ज़्यादा है बाकी स्टॉक्स की ओर से कि बाजार में आपको कम से कम नहीं तो 250 पॉइंट के आसपास ही गिरावट दिखती है। अब अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एटर्नल, ये स्टॉक आपको 3.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस 0.3%, कोल इंडिया, ये बीसीसीएल का पूरा इंपैक्ट जो था उसके बाद मुनाफा वसूली हावी हो रही है। और आईटी शेयरों की तो पिटाई जारी है ही है। विप्रो नंबर्स के बाद कल 10% गिरा था, आज भी 2.25% की गिरावट है। और टेक महिंद्रा कल ऊपर था नंबर्स के बाद, लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको गिरावट दिख रही है। तो 2 दिन से लगातार अच्छी बढ़त के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली टेक महिंद्रा के स्टॉक में दिख रही है। अब ज़्यादा पिटाई हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, ऑलमोस्ट 2-2% के आसपास की गिरावट है। और मिड कैप इंडेक्स को अगर किसी ने बचा रखा है या सपोर्ट कर रखा है तो उसमें भारतीय हेक्साकॉम पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज कुछ रिस्पाइट है 1.25% के आसपास का। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कल्याण ज्वेलर्स, प्रीमियर एनर्जीज, ये भी स्टॉक काफ़ी पिट चुका है, उसके बाद थोड़ा सा अब बाउंस बैक कर रहा है। और ईपीएल अपोलो ट्यूब अभी भी हरे निशान में ये स्टॉक बना हुआ है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स को नीचे कौन खींच रहा है, दबाव कहां से आ रहा है मिड कैप इंडेक्स में, तो उसमें आपको दिखेगा सबसे पहले ओबरॉय रियल्टी। पूरा आप रियल एस्टेट पैक देखिए, कई दिनों से कमजोर है। कल भी रियल्टी सबसे ज़्यादा टूटने वाला इंडेक्स था, 7.5% नंबर्स के बाद ओबरॉय रियल्टी नीचे है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में 5% का प्रेशर है। यूपीएल की एक सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, उसके बावजूद आप देखिए स्टॉक में 5% की गिरावट है। केईआई इंडस्ट्री 4.5% और पॉलीकैब, 2 वायर्स वाली कंपनियां हैं, ये 4 से 4.5% का प्रेशर यहाँ पर भी दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ आइए, ये तो 2% ऑलरेडी लुढ़क चुका है। और इसको अगर किसी ने सपोर्ट दिया हुआ है या फिर पॉजिटिव है तो वो डेक्कन गोल्ड माइंड है, 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ दिख रही है। टिप्स इंडस्ट्री 7% ऊपर है। इन्फो बीन्स में आप देख सकते हैं 7% के आसपास की गेन से। पॉपुलर व्हीकल्स 5% ऊपर है। और बजाज इलेक्ट्रिकल जिसने वायर सेगमेंट में एंट्री की है, 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखना कि स्मॉल कैप लूजर्स कौन से हैं जो कि इंडेक्स को नीचे खींचने का आज कामकाज कर रहे हैं। इसमें देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट 12% से ज़्यादा का कट स्टॉक में आज आपको दिखेगा। एक दिग्गज स्टॉक है डिफेंस स्पेस से डेटा पैटर्न्स, ये भी 8% नीचे है। बेस्ट एग्रो लाइफ तो कल भी नीचे था, आज भी 10% का कट है। केएमसी स्पेशलिटी ये 6.5% नीचे है। और इतनी ही गिरावट आपको फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के शेयर में भी आज के सेशन में नजर आएगी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एज अ पैक ये गिरा रहा है बाजार को। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो आज कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट है, रियल्टी और आईटी गिरा रहा है, उसमें बैंकों का सपोर्ट है, स्पेशली जो निजी बैंक हैं। तो सर यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये अभी भी निफ्टी में गेनर्स में है, मतलब रेजिलिएंट कह लीजिए आप, गिरे नहीं है, मतलब इनमें प्रेशर नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि सर अब दौर प्राइवेट बैंक्स का आ रहा है। सर देखिए ऑलरेडी हमने देखा ही है कि निफ्टी बैंक तो स्ट्रांग है ही, और ऑब्वियसली प्राइवेट बैंकों में मैं ज़्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आप आईसीआईसीआई के बैंक की बात कर रहे थे, रिसेंटली अगर हमने देखा 1450 से थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो जितना शॉर्ट टर्म में करेक्शन होना था हो चुका है। आई डोंट थिंक इसके ज़्यादा नीचे गिरेंगे। एंड कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों प्रोमिनेंट बैंक है। मुझे लगता है कि किसी का अगर व्यू 3 to 6 मंथ भी है, सो अब बने रहिए इजीली। कोटक महिंद्रा बैंक आपको अभी करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि इजीली आपको एटलीस्ट 15 to 20% गेन मिल सकता है आने वाला नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का, अगर आपका व्यू है। आईसीआईसीआई बैंक भी अगर हम देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का जो वीकली ट्रेंड है सिंस 8 अगस्त 2022 से आज तक कभी भी आईसीआईसीआई बैंक अपने जो वीकली सुपर ट्रेंड है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सो कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज की प्राइस के ऊपर, इनफैक्ट 200 मूविंग जो एवरेज प्राइसिंग होता है उसके ऊपर, सो कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन ही है ओवर द वीकली चार्ट में। सो बने रहना चाहिए, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तीनों में से सर कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तीनों में से सबसे बढ़िया चार्ट किसका है? देखिए अभी तो मुझे लगता है कि तीनों ही बढ़िया है, ऐसा कंपेयर तीनों बैंक के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे इन्वेस्टमेंट का बात, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से फिटा है, एचडीएफसी बैंक पे भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप राम लक्ष्मण एंड तीनों भाई के अंदर आप कोई कंपेयर कर सकते हो। हर कोई भैया काम पे आता है अलग अलग सिचुएशन में। तो अच्छा। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक प्रोमिनेंट बैंक है, अब ऊपर से बहुत ऑलरेडी पिटा हुआ है बैंक। हाँ। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक पे भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्स टू मैक्स आपको ये 910 915 तक आते हुए दिखाई देंगे। आज का भी लो था 919 के आसपास, फिर से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो तीनों बैंक पे ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। तीनों बैंक पे से मुझे तीनों बैंक ही अच्छा लगता है। तीनों अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले
कार्तिक कलीरमन जी, इनका सवाल है, आई होप मैं इनका नाम सही से पढ़ता हूँ, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, क्योंकि नाम जोड़ के लिखा रहता है तो पता नहीं चलता कहाँ पे बीच में रुकना है, कहाँ मिडिल नेम और सर नेम है। तो ये कह रहे हैं कि सर एक तो वारी एनर्जीज और दूसरा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें। आई थिंक ये लेके फंसे हुए हैं, हायर लेवल से नीचे आ गए हैं इनके प्राइजेस, शायद इस तरह से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। लेवल्स नहीं बताए इन्होंने, लेकिन इनके सवाल से ऐसा समझ आ रहा है कि अब ऊपर से लिया हुआ नीचे आ गया स्टॉक, तो क्या करें। सर देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 2850, यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके नीचे जो ब्रेकडाउन अभी आया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट सर 2050 एंड 2100, 2100 के आसपास ही है, उससे पहले नहीं है। तो ठीक है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि स्टॉक वहां तक गिरने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको प्लान करना चाहिए। और एलजी। एलजी, एलजी सर जब तक एलजी का आईपीओ आया था ना, उसके बाद लगातार ये नीचे ही है, और हमने बार बार डिस्कशन भी किया है, और मैंने ऐसे भी बताया है बार बार कि नाम कुछ भी हो, ब्रांड कुछ भी हो, अगर जो आईपीओ का दिन का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, आपको वेट ठीक नहीं है। कर रहा है, वो वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है, कंपनी नीचे आ जाता है, और एलजी के साथ भी हमने बताया था 1600 में मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस, 1600 के नीचे देखिए आज 1349 का जोन है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एलजी नीचे आ रहा है, हो सकता है कि आने वाला दिनों में आपको एक बार 1150 1200 तक लेवल भी आपको मिलेंगे। 1150 1200 तक भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो सर जिसके पास रखे हुए हैं उनको कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए। देखिए, स्टॉप लॉस संदीप जी 1600 था, ऑलरेडी ट्रिगर है, अभी ऑल टाइम लो में आ चुका है, तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है। अब द थिंग इज कि कंपनी को चलने के लिए भी कुछ ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी स्टॉप लॉस मेरे तरफ से नहीं है, मुझे तो लगता है कि फ्रेश एग्जिट करना चाहिए। और 1600 में ऑलरेडी हमने एग्जिट करवा दिया, हमारे रिसर्च डेस्क से जितने भी क्लाइंट थे हमारे, ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर भी है। तो अभी यहाँ पे ना मेरा कोई पॉजिटिव व्यू या तो नेगेटिव व्यू, स्टॉप लॉस कुछ नहीं बनेगा, ये हमारे अवॉइड लिस्ट में ही है। ठीक है, परफेक्ट है, गॉट द पॉइंट। गोपिका नंद जी कह रहे हैं, प्राइम मेंबर ये हमारे, कह रहे हैं कि नमस्ते टू बोथ ऑफ यू सर, प्लीज सजेस्ट अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और एग्जिट। तो एचडीएफसी बैंक की तो हमने बात कर ली, थोड़ा लंबी अवधि वाला व्यू अगर आप चाहें तो इसमें जोड़ दीजिए सर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इनके पास है, ये कह रहे हैं कि क्या लंबी अवधि के लिए होल्ड करना सही है। जी बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, रिसेंटली एक सपोर्ट था 1425 1420 के आसपास, इसके नीचे सस्टेन अभी हो रहा है, और इसके पहले भी एक डबल बॉटम जो है फॉर्मेशन किया था ऑलमोस्ट 1365 1370 के आसपास, तो करेंट जोन से मोटा मोटा 35.40 पॉइंट नीचे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम, और वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है मुझे, और नीचे आता है तो आपको स्ट्रैगन मैनर पे और भी बाय करने का सलाह रहेगा, अगर किसी के पास नहीं है फ्रेश बाय करने के बारे में आप सोच रहे हो तो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एक सर हमारे प्राइम मेंबर है सुभजीत राय जी, ये कह रहे हैं कि सर मुझे करंट प्राइस पे कौन से दो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए 3 साल के लिए, अगर मेरा पर्सपेक्टिव है तो। अगर आप बोले सर तो मैं इस सवाल को चुन चुन के लिए होल्ड कर लूँ। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको, देखिए मुझे लगता है कि करंट मार्केट का जो सिनारियो है, इस सिनारियो पे दो कंपनी जो मुझे आज भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एक कंपनी तो हमने रिकमेंड किया था आप ही के शो में, आई थिंक 1 जनवरी पे ही, नैल्को, 360 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और मुझे लगता है कि नैल्को थोड़ा अगर आपको नीचे मिलता है 335 340 के आसपास, आपको नैल्को बाय करना चाहिए। सेकेंड कंपनी रहेगा कोल इंडिया, 417 418 का अभी प्राइस चल रहा है, आज ऑलमोस्ट 3.25% नीचे है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट उतना बढ़िया है नहीं, थोड़ा और वेट कीजिए। अगर कोल इंडिया कभी भी आपको अगेन 405 के आसपास मिल गया ना, 405 400 बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेकआउट आया था, और फिर से एक बार रिट्रेसमेंट पे जा सकता है, तो दोनों कंपनी आपके रडार पे रखिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5 2 साल कोल इंडिया एंड नैल्को का टाइम रहेगा। 335 340 की रेंज में आप कह रहे हैं कि नाल्को लेना है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आप कह रहे थे, आपने स्टॉक ऑफ द ईयर के तौर पे जो दिया था, पिक ऑफ द ईयर, उस समय आपने 400 रुपये का टारगेट दिया था। तो 1.5 साल का अगर नजरिया लेके चले तो फिर तो उसके ऊपर भी निकल जाएगा स्टॉक।
जी बिल्कुल। देखिए 400 का तो मिनिमम टारगेट है, जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाता जाएगा आप भी आपके पोजीशन जो है ट्रेल करते रहिए। नैल्को हम्म। मुझे लगता है कि इजीली 1.5 2 साल का व्यू रखेंगे तो आपको 500 एंड प्लस आपको टारगेट आना चाहिए। एंड कोल इंडिया भी स्टॉप तो लॉस। देखिए फर्स्ट टारगेट कोल इंडिया का अभी जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बेसिकली 480 शॉर्ट टाइम में, और उसके बाद आपको 500 प्लस टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। कोल इंडिया का स्टॉप लॉस आपको 380 पे मेंटेन करना है। नैल्को का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आपको 290 से लेके 285 के आसपास मेंटेन करना है। कोल इंडिया ऐड करते जाइए आपको 335 340 के रेंज पे, और व्यू थोड़ा लंबा रखिए। अगेन आपको 400 का पहला टारगेट, अगेन आपको 500 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि फंडामेंटली चेंजेस हुआ है ऐसे दो कंपनीज में, और मुझे लगता है कि आपको ओवर द लॉन्ग टाइम में ट्रेल करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चलिए। दो स्टॉक्स आप 1.5 से 2 साल के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, नाल्को और दूसरा नाम है कोल इंडिया का। नाल्को में टारगेट जो हैं आपके वो 400 से लेकर 500 प्लस तक के हैं। 335 340 की रेंज में मिल जाए थोड़ा सा नीचे, और 290 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 290 से 285 के रेंज में कहीं पे भी सेट कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस। इस स्टॉक को आप 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। और दूसरा नाम है कोल इंडिया का। इस स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको 405 से 400 की रेंज में अगर मिल जाना है तो बहुत ही बढ़िया। अभी 417 के आसपास है। 480 और 500 से ज़्यादा के टारगेट इस स्टॉक में 1.5 से 2 साल में आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको 380 रुपये के आसपास का रखना है। तो अगर 3 साल के लिए शुभजीत रॉय जी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1.5 से 2 साल के लिए तो आप पहले ये दो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। अच्छा सर, दो स्टॉक इनके पास ऑलरेडी हैं ये कह रहे हैं, एक है एल फाइनेंस और दूसरा अदानी ग्रुप पे भी ये इन्वेस्टेड है। कितने शेयर ले रखे हैं कौन कौन से पता नहीं, लेकिन हाँ अदानी ग्रुप में और एल फाइनेंस में भी पैसा लगा रखा है इन्होंने। देखिए अदानी ग्रुप में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब कौन से स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया वो अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल अदानी ग्रुप में मेरा पॉजिटिव व्यू है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपके पास अदानी इंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर कोई भी है, सो आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू से। ज़्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, हाई रिस्क हाई बीटा काउंटर ग्रुप है। सो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और एल एन टी फाइनेंस अभी 296 के आसपास का प्राइस है। आपको शॉर्ट टाइम के हिसाब से एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ 278। 278 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि अगेन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक आपको, अगर आपका साल भर का नजरिया है तो आपको अगेन 380 400 तक आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है। अगर आप हमारे प्राइम मेंबर हैं तो आपके सवाल तो हम पहले प्रायोरिटी बेसिस पर ले ही रहे हैं। अगर बाकी जो दर्शक है अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप ये नंबर नोट कीजिए 9311121874। ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए आप चाहें तो टाइप करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ़ोन लाइन के जरिए भी आप हमें जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो प्राइम मेंबर्स के सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेते हैं। और अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो पर आएंगे, आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे ना, 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। इनमें से कोई भी चुनिए, अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेमेंट कीजिए और आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए। और फिर हमारी आपके साथ एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता के साथ हम आपके जो सवाल हैं, क्वेरीज हैं, स्टॉक स्पेसिफिक और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई भी, वो हम पहले लेने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम भी लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में कल भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, उसको लेकर बुधवार को दोपहर 2 बजे मेरे सहयोगी रोहित आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आएंगे, स्पेशली जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो आप कल दोपहर 2 बजे बुधवार को मनी 9 पर जुड़ना मत भूलिएगा, वेल्थ लाइन में। इसमें स्पेशली जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं, दुविधाएं हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मनोज त्रिवेदी जी होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कल 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी रोहित कौशिक आपके सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ जो कि है शिवांश फैमिली का। ये कह रहे हैं कि सर, इन्फोसिस का 27 जनवरी का मैंने कॉल ले रखा है 1680 रुपये की स्ट्राइक का, और टेक महिंद्रा का कॉल भी है, कह रहे हैं 1720 वाला, 27 जनवरी की एक्सपायरी वाला। आप कह रहे हैं कि बताइए मैं क्या करूं। टेक महिंद्रा का कॉल सर कौन सा बताया आपने? 1720 की स्ट्राइक प्राइस वाला सर, और सत्रह सौ इन्फोसिस का बीस का 1680 स्ट्राइक वाला। प्राइस इन्फोसिस वाला तो 1680 वाला। ओके, पहले मैं टेक महिंद्रा बता देता हूँ आपको। टेक महिंद्रा का तो अभी प्राइस चल रहा है 6.35 में। उनका बाइंग प्राइस सर कितना है? 1720 वाला कॉल है सर, बाइंग प्राइस नहीं बताया सर इन्होंने।
ओके, बाइंग प्राइस नहीं बताएंगे तो उसमें मैं व्यू आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इट विल वेरी डिफिकल्ट टू से इफ आई डोंट नो व्हाट इज योर बाइंग प्राइस। मतलब आप डॉक्टर के पास आए हो और आपका जो प्रॉब्लम है वो आप बता नहीं रहे हो। आपने बस बताया प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कब से प्रॉब्लम हुआ है वो आप नहीं बता रहे हो। सो मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपीज के आसपास मेंटेन कीजिए। देखिए ऑलमोस्ट आज का डे लो पे आ चुका है 6.35 में, और जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, अगर फिर से 1700 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है ना, तो अल्टीमेटली आपका पूरा नुकसान हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 4 रुपीज में मेंटेन कीजिए। पॉसिबल है तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और इन्फोसिस का 27 जनवरी का 1680 का कॉल अभी 6.45 में चल रहा है। आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे भी सेम 5 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, फ्यूचर ऑप्शंस में 90% पीपल दे आर लूजिंग देयर मनी, और उसमें आपको उल्टा लॉस भी होता है, जीएसटी भी लगता है। ये एक सेबी का डिस्क्लोजर है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अली जेबा जी हमारी एक दर्शक हैं, ये कह रही हैं कि मेरे पास स्विगी है 436 रुपये के रेट पर और जुआरी 334 के रेट पर। तो जुआरी के 2-3 नाम है सर, मैं देखता हूँ ये 334 वाला कौन सा है। आप जब तक स्विगी को देखिए, 436 रुपये पर लिया हुआ है सर इन्होंने। देखिए स्विगी एंड जोमेटो दोनों काउंटर ही ओवर द लॉन्ग टाइम बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जिस तरीके से एनवायरनमेंट खराब हुआ है और वीकनेस है चार्ट में, मुझे लगता है कि और थोड़ा गिरावट यहाँ पे आ सकता है। 305 310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो चार्ट में थोड़ा अभी भी वीकनेस है। जैसे ही ये 365 370 का जोन ब्रेक करके ऊपर जाएंगे, फिर से इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। फिलहाल अभी तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और जुआरी एग्रो केमिकल अगर है जुआरी तो एग्रो ही है अभी सर, टू। क्योंकि हाँ जुआरी एग्रो ही है क्योंकि 266 पे है अभी और इनका प्राइस है इन्होंने बताया 334 रुपये का। जी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 225 में मैं एक देख रहा हूँ सपोर्ट है, उसके ऊपर तो मैं कहीं पे सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक जोन है 225 to 230, इस लेवल तक मुझे लगता है कि और ज्यादा नीचे आ सकता है। तो एक बार अगर किसी को ऐड करना है तो नीचे ऐड कीजिए, लेकिन फिलहाल अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक है, मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर क्या डैम कैपिटल में अभी एंट्री बन रही है। डैम कैपिटल, जी बिल्कुल नहीं, अभी डैम कैपिटल पे एंट्री नहीं बनेगा। डैम कैपिटल में फ्रेश ब्रेकडाउन आने के लिए रेडी हो रहा है। और इस बाजार पे कोई स्मॉल कैप में आप ब्रेकडाउन पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का आइडिया मत कीजिए, क्योंकि अभी वेट करने का टाइम है। मतलब तूफान आने से पहले हाई अलर्ट जोन पे है मार्केट। सो और लास्ट अगर हम देखेंगे, एक महीने का हाईएस्ट लो लेवल पे मार्केट आ चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बाजार पे नीचे बाय ऑन डिप नहीं किया जाता है, वेट करने का सलाह रहेगा। अगर मार्केट सेटल होता है, बजट होने दीजिए। बजट बजट में बहुत सारा कुछ क्लैरिटी आने वाला है। जब रास्ता दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक, तो स्पीड्स में कार नहीं चलाया जाता है। उस टाइम पे रास्ते के कोने पे कहीं पे साइड पे आपको मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। जब वेदर क्लियर होंगे, फिर से रास्ता क्लियर साफ दिखाई देंगे, फिर से हमें उस टाइम पे ड्राइव करना चाहिए। तो अभी मार्केट सिचुएशन ऐसा ही है। जो आप देख रहे हो कि मार्केट का ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है मार्केट में, इस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें वेट करना चाहिए। पिक्चर क्लियर नहीं है, धुंधली है, तो आप वेट कर लीजिए। स्पीड में बहुत तेज़ अपनी गाड़ी मत दौड़ाइए, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अच्छा, इस बीच आपको बता दूं, जब आप कह रहे हैं ना कि बाजार में तूफान आएगा, अब तूफान के लिए बचा क्या है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है निफ्टी में और 25,400 का लेवल भी हम तोड़ चुके हैं। इनफैक्ट 25,375 भी टूट चुका है। तो 210 अंकों की गिरावट आप देखिए आपको निफ्टी में नजर आएगी और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 600 अंकों का फॉल आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक जो कि रिजिलियंट था या कम कमज़ोर था, अभी भी कम कमजोरी है, लेकिन फिर भी आधे % की कमजोरी के साथ 325 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। 59,700 मैंने आपको बताया था, 59,600 का लेवल भी फिलहाल आप देखिए बैंक निफ्टी पर ब्रीच होता हुआ दिखा है। तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए 2% से ज़्यादा के कट्स अब आपको नजर आएंगे। और आईटी इंडेक्स यहाँ देखिए करीब 2% के आसपास का फॉल है। तो आज एलटीआई माइंट्री ने शुरुआत की है इसकी। कल विप्रो लीड कर रहा था गिरावट को नंबर्स के बाद, आज एलटीआई माइंट्री में आप देखिए आपको करीब 6.5% के आसपास की गिरावट दिखेगी। तो आईटी में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ साथ रियल एस्टेट, ये दो तबके हैं जो कि बाजार को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आज डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक उमेश सोंदिया जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर जीआरएससी के 210 शेयर ले रखे हैं मैंने 2709 रुपये के प्राइस पर, अब मैं क्या करूं। जीआरएससी सर अभी 2288 का प्राइस है। एक बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से फ्रेश नीचे आ रहा है,
अगर सपोर्ट लेना है 2050 एंड 2080, उससे पहले कुछ भी सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो मुझे लगता है कि और यहाँ से भी थोड़ा नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो निकल जाएं क्या, क्योंकि ऑलरेडी घाटा बहुत हो चुका है सर इनको। देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि अभी तो शॉर्ट टाइम में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि चार्ट ये ऊपर आएगा। क्योंकि पहले तो ये अभी जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है, एक बार आपको जो नीचे का लेवल है वो रीटच रिविजिट करने के बाद ही फिर से ऊपर आएंगे। तो उस हिसाब से आपको कॉल लेना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सुनीता पांडे जी का सवाल रख रहा हूँ सर आपके सामने। वैसे वेदांता को लेकर इनका सवाल है, वेदांता पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। ये कह रही हैं कि सर वेदांता के टारगेट क्या हो सकते हैं मीडियम टर्म का अगर व्यू है। पिछली बार मुझे याद है सर 725 के आसपास आपने बताया था ये जा सकता है वहाँ तक। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर यहाँ पे अप्लाइड होगा, एंड हमारा रिसर्च डेक से भी ये कॉल जनरेट हुआ है। इसमें हमारा आई थिंक लास्ट टारगेट था 725। तो हमें लगता है कि इस बार जैसे ही स्टॉक 700 के ऊपर सस्टेन करता है, हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए। और मोटा मोटा मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, आपको आने वाला दिनों में 800 प्लस भी टारगेट आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये अभी मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पास है आप बिल्कुल बने रहिए। लेकिन फ्रेश एंट्री थोड़ा करना है 650 640 के आसपास। अगेन आपको 725 एंड उसके ऊपर 800 के आसपास आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। SDBL सर, सोम डिस्टिलरीज, इसको देखिए ज़रा। ये हमारे दर्शक हैं बाला गौतम जी, कह रहे हैं मेरे पास 100 शेयर हैं 68 रुपीज़ के प्राइस पर। SDBL ले आइए एक बार सामने ज़रा। सोम डिस्टिलरीज 68 पे इन्होंने लिए हैं सर, और अभी 95.5 रुपये का दाम है। पिछले कुछ दिनों में लिकर शेयरों में कुछ करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी ये मुनाफे में है। ले लें सर, बुक कर लें। देखिए, अगर आपका मुनाफा हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 89 पे एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी है तो आपको मेंटेन करना चाहिए। 89 के नीचे ये मुझे लगता है कि सीधा सीधा आपको 65 60 तक जा सकता है। तो एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करने का सलाह रहेगा।